और तमाम यहाँ पे पूर्व सैनिक बैठे हुए जो देश की रक्षा करते हैं। जब ये विसंगतियां क्यों? एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि वन रैंक वन पेंशन, उन्होंने लेह लद्दाख तो देखी नहीं है कि वहाँ रात को आकर के तंबू में विदेश का सब कार्य है। काम तो मोदी जी कर रहे हैं ना, देश तो मोदी जी चला रहे हैं, तो वही तो सुनवाई करेंगे ना आपकी। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी अपने ये कार्रवाई करें। सर कुछ आप जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं और बैठे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं इस वक्त दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे और यहाँ पे बैठे हैं भारत के पूर्व सैनिक, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोटा इकाई। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जो बैनर भी यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं और तमाम यहाँ पे पूर्व सैनिक बैठे हुए जो देश की रक्षा करते हैं। जब हम रात को तसल्ली से सोते तो इस सोने का बस यही कारण होता है क्योंकि बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं और आने वाली तमाम जो भी मुसीबतें होती हैं उनको ये सबसे पहले अपनी छाती पे लेते हैं, तब जाके हम सुरक्षित अब देश के अंदर बैठते हैं। और पूरा देश जो सुरक्षित इन्हीं के हाथों में होता है और पूरा देश का भविष्य भी इन्हीं के हाथों में होता है। लेकिन आज इनका भविष्य खुद अंधेरे में है, वो कैसे जानने की कोशिश करते। सर आपका नाम क्या? मैं अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोटा इकाई का संरक्षक हूँ। शौर्य अध्यक्ष नहीं, संरक्षक, कैप्टन BL सुमन। सर ये क्यों आए आप यहाँ पे इस जंतर मंतर? ऐसा है जी, OROP2 में और OROP1 में कुछ विसंगतियां थी। और वन रैंक वन पेंशन, इसमें जो डिफरेंस काफ़ी है। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेकर के आपको बताऊं, MSP मिलिट्री सर्विस पे। ये मिलिट्री सर्विस पे जैसे कि जब लड़ाई में जाते हैं तो सबसे आगे जवान होता है, JCO और जवान रीढ़ की हड्डी हैं सेना की, और 97% हैं और 3% अदर्स। तो हमारे शरीर की वैल्यू बराबर है। तो एक को 5,000, दूसरे को 10,500, तीसरे को 15,500। जो 15,500 है वो सबसे लास्ट में है और जो 10,500 है वो आराम से छांव में इंजेक्शन लगाते हैं। और जो लड़ते हैं जवान और JCO उनका 5,500। तो ये सर्विस पे ये जो है इन्होंने जो रखा है ये ट्रेजडी सर्विस के लिए रखा हुआ है। जैसे कि हाई एल्टीट्यूड में जहाँ बर्फ है, जहाँ पर हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, शरीर से नाकाम हो जाता है, वहाँ पर ये पेमेंट रखा है। तो वहाँ पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर जो अधिकारी है या JCO या जवान है तो बाकी सर्विस में जो डिफरेंस है बेसिक में वो अलग है, मगर जो शारीरिक जिसका नुकसान होता है वो नुकसान बराबर होना चाहिए, क्योंकि सबका अंग बराबर है। तो ये इस प्रकार से एक एक्स ग्रुप पे है, उसमें 2016 से पहले रिटायर हुआ उसको 3200 रुपये मिल रहे हैं, और जो 2016 के बाद रिटायर हुआ उसको 6200 रुपीज मिल रहे हैं। तो ये विसंगतियां क्यों? एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि वन रैंक वन पेंशन, और दोनों का जो जॉब है वो एक्स ग्रुप वाले का टेक्निकल जॉब ज्यादा होता है, 90% टेक्निकल जॉब होता है उनका। तो जॉब तो वही है। एक बंदा 2016 से रिटायर हुआ उसको 3200, और जो 2016 के बाद हुआ काम वही है उसको कम मिल रहा है। सर आप चाहते क्या कि दोनों को सबको समान मिले? समान मिलना चाहिए। हम ये नहीं चाहते उनका कम करो, जिसको कम मिल रहा है उसको दे दो। और अभी जो पेंशन रिलीज भी तो कितना सरकार ने शायद 2 महीने पहले हाँ की थी। तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें भी ये सब जितनी भी विसंगतियां मैंने बताई आपको, विधवा पेंशन, पे रिविजन, एक का 2.81 से मल्टीप्लिकेशन हुआ, एक का 2.57 से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेसिक पेमेंट 33,000 थी, तो मेरे को 2.57 से किया। और एक जो अधिकारी लेवल है हमसे बड़े, उनको 2.81 से किया। तो ये डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। विधवा तो सबकी बराबर ही है, एक को 11,000, एक को 95,000। पद का भी तो फर्क पड़ता है ना, डेजिग्नेशन का भी तो कुछ फर्क।
देखो अगर मान लो मैं शहीद हो गया, एग्जाम भी जैसे अब जब सिलेक्शन होता है तो एग्जाम भी तो अलग अलग आपका बात वाजिब है, मगर मान लो जैसे कि मैं शहीद हो गया और एक जवान भी शहीद हुआ और एक ऑफिसर भी शहीद हो गए, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो जवान की बीवी है और उसके 5 बच्चे हैं, तो क्या उसको पढ़ाने लिखाने के लिए 13-14 हज़ार रुपये, 11 हज़ार रुपये काफ़ी है? काफ़ी है? नहीं है। और अगर जिसको 95 हज़ार मिल रहा है या जिसको पेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, उसके केवल 2 ही बच्चे हैं, तो उसको कम तकलीफ आएगी। तो कहने का मतलब है कि जैसे विधवा में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। नहीं देखो, ये जो डेजिग्नेशन बनाए जाते हैं तो उसके भी तो प्रोटोकॉल होते हैं कि इनको इतना बेनिफिट मिले। मिल रही है ना। अभी जैसे मान लो मैं एक्स ग्रुप से हूँ, मेरी बेसिक पेमेंट 39,925 है। तो आपका कहना है कि जो भी पेमेंट मिलती है, पेमेंट मेरा पेमेंट होती है जो भी मिलती है, जो जैसे कोई अगर डेथ कर जाता है, शहीद होता है, उन सबको सेम मिलनी चाहिए, आपका कहना है? मैं ये बोल रहा हूँ कि सेम नहीं मैं बोल रहा, मगर इतना डिफरेंसेस मत रखो ना। 75% डिफरेंस कम हो जाए। हाँ, डिफरेंस कम कर दो। मगर और मेरे हिसाब से तो देखो विधवा में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो जवान की हो, चाहे जेसीओ की हो, चाहे वो अफसर की हो। हाथ मेरा चाहे जेसीओ का हो चाहे जवान का हो, और ये हाथ ज्यादा जेसीओ और जवान के ही करते हैं। कर कौन रहा है सारी? हैं? कर कौन रहा है? इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कमरे में बैठे बैठे करते हैं, उनसे ये गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ होती है जानबूझ के करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं आई विल नॉट ब्लेम एनी वन एल्स। उनको तो जो ऑर्डर मिलता है वही काम करेगा ना, जानबूझ के थोड़ी। कौन? नहीं, अधिकारी से मेरा मतलब ये है कि जो भी उसमें शामिल होते हैं, सबसे पहले तो अनुभवी आदमी को बुलाना चाहिए। जैसे कि जवान है, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको भी शामिल करना चाहिए। जेसीयूज हैं, उनको भी शामिल करना चाहिए। और सभी को शामिल करके, ये नहीं है कि आईएएस ऑफिसर के जो सेक्रेटरी या अधिकारीगण के जो आईएएस के वो हैं, वो कमरे में बैठ गए। उन्होंने लेह लद्दाख तो देखी नहीं है कि वहाँ रात को आकर के तंबू में जब तक गर्म पानी में नहीं डालेगा तो उसकी उंगलियां कट जाएगी। उनको क्या पता है? और उनको आपका कहने का मतलब है जो अधिकारी होते हैं, जो मिलिट्री से ही सिलेक्शन होना चाहिए, वहाँ पे वही डिसाइड करेंगे किसको कितना पेमेंट मिल रहा है। सभी को, या अगर डिसाइड करना है तो सबसे पहले उनको भेजो 5-6 महीना और उनसे ड्यूटी करवाओ, बर्फ में करवाओ, लेह में करवाओ, लद्दाख में करवाओ। जब वहाँ जाकर के उस कमेटी में बैठना चाहिए। एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उनको नहीं बैठना चाहिए। तो फिर आपकी जो आप बातें जो मानी जाएगी, कौन मानेगा? वो अधिकारी मानेंगे या मंत्री मानेंगे, मोदी जी मानेंगे? हैं? आपकी बातें कौन मानेगा, मोदी जी मानेंगे या अधिकारी मानेंगे? देखो, हम तो बात करते हैं तो वहाँ से पार्लियामेंट से आता है ना। हम ना अधिकारी को ब्लेम कर रहे हैं, हम हमारा निवेदन सरकार से कर रहे हैं और सरकार मानेगी। वो किसी से भी सलाह ले। अब आप बोलोगे टाइम क्यों लग रहा है? टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बहुत सीरियस वो है, इसमें इतना जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और मैं ये भी कहूँगा आपके माध्यम से कि वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो, मगर जिस दिन सॉल्यूशन हो जाएगा उसी दिन तुरंत हमारे पास आ जाएंगे। कितना टाइम हो गया आपके यहाँ पे बैठे? 61 डेज हो गए। अभी तक सुनाई कुछ हुई नहीं? नहीं हुआ। ज्ञापन वगैरह गया आप लोगों को? हाँ जी, ज्ञापन गया आपको? हाँ, ज्ञापन सब जगह दे दिए। कुछ आया नहीं? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया जवाब हमारे नहीं पास। आया? नहीं, हमारे पास मोदी को जवाब नहीं आया? नहीं आया। मोदी की ड्रेस पहन के फोटो खिंचवा दी। नहीं, देखो ऐसा है, अब आप मुझसे इस राजनीतिक मुद्दे पे मत ले जाओ। कारण ये है कि उनके पास, आप घर में ही हैं, आप घर का एक बड़ा मुखिया हो, आपके पास, तो मोदी जी को, मेरे को उस राजनीतिक में मत ले जाओ। उनके पास पूरे देश विदेश का सब कार्य है। काम तो मोदी जी कर रहे हैं, देश तो मोदी जी चला रहे हैं, तो वही तो सुनवाई करेंगे ना आपकी। क्या होगा जॉब किसी को कि इसको सॉर्ट आउट करो? मैसेज नहीं पहुंचा वहाँ तक? नहीं, अभी हमारे पास कोई नहीं आया। 61 डे तो काफी दिन हो गए ना। हाँ, काफी दिन है, मगर ये जो मुद्दा है ये भी इतना आसान नहीं है। मतलब मुद्दा भी आसान नहीं है। और तो पहले क्या है कि उसके ऊपर वो सॉल्यूशन अब आप और हमें कोई मालूम नहीं है। हो सकता है वो तैयारी कर रहे हो। पहले कभी ऐसी समस्या आई थी आप लोगों के सामने? समस्या तो देखो पहले भी आई थी, और समस्याएं ये 73 से आ रही है, 73, 75 से। पहले हमारा जो है 75 था,
एक्चुअली ये जो OROP है ना, ये लो सर्विस वालों के लिए, ERP जो अर्ली रिटायरमेंट जाते थे उनके लिए होता था, और उनकी पेमेंट 75%, बेसिक का 75% पेंशन दिया जाता था, और उसमें अकॉर्डिंग टू द DA ऐड किया जाता था। मगर ये 73, 75 कब हुआ साहब? ये 73 में 50% कर दिया, और जिनका 30% था उनका 50% कर दिया, 50 कर दिया। कोई अधिकारी मिले अभी तक आप लोगों के साथ? नहीं, यहाँ अगर आएंगे भी तो देखो ऐसा है, हम लोग उनको अलाउ नहीं करेंगे। आप अलाउ नहीं करोगे? मतलब कि भाई आपसे माफी चाहते हैं, आप अपना तो फिर काम कैसे होगा? आप लोगों को उनको अलाउ नहीं करोगे तो? नहीं, तो जरूर उनसे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना। हम तो सरकार से बात कर रहे हैं। सरकार का ये मान लो हाँ, कोई तो प्रतिनिधि सरकार का आएगा तो नुमाइंदा नहीं आया है। कोई नहीं आएगा। उम्मीद है आने की? नहीं, इसके लिए मैं नहीं बता सकता हूँ। कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं। नहीं, यहाँ तो आप लोगों की तपस्या में अगर कमी हो तो शायद इसलिए नहीं आ रहे हो। हैं? आप लोगों की तपस्या में कमी होगी इसलिए नहीं आ रहे। नहीं, तपस्या का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वैसा हम नहीं करेंगे। सोल्जर है, अनुशासित है, और अनुशासित ढंग से सोल्जर तो अनुशासित ही होता है। बिल्कुल देश बचाओ है। अनुशासित ढंग से काम करेंगे। कब तक बैठोगे फिर आप यहाँ पे? देखिए, हमने 32 साल 34 साल सर्विस की है, तब हम नहीं घबराए, तो यहाँ जो 30 दिन 35 दिन 40 दिन में क्या घबराएंगे हम? और यहाँ तो आराम से छाए में बैठे हुए हैं। वहाँ तो हम लेह लद्दाख में रहते थे। तो हम अपना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक बैठेंगे, और जब तक हमारी कमेटी हमें आदेश देती रहेगी कि आप वैसे हम काम करेंगे। यही है कि हम अनिश्चितकालीन तक बैठे रहेंगे जब तक हमको आदेश नहीं मिलेगा, और हमारा जो ये विज्ञप्ति चल रही हैं इनको सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी अपनी ये कार्रवाई करें। तो फौजियों में तो इतनी ताकत है, इतना हौसला होता है, विदेशी पे ताकत पे भी हम क्या कहते हैं कब्जा कर लेते हैं। आप अपने देश में नहीं कब्जा कर पा रहे। नहीं, वो बॉर्डर के ऊपर हम कब्जा कर देते हैं, वो हमें उन्हीं एक मात्र है, हम फौजी जोश आदमी होता है हैं, आप लोगों में। जोश होता है। वहाँ बॉर्डर पे हम किसी को अंदर नहीं आने देते, एक गोली और एक दुश्मन के हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये हमारा देश है, जब भी कोई सरकार चाहेगी उनको मतलब गठित किया होगा किसी को, जब उनके समझ में आएगी उस हिसाब से वो हमारे पास। पाकिस्तान में अगर आर्मी की सुनवाई नहीं होती तो सरकार पे कब्जा कर देती है। नहीं, ये पाकिस्तान थोड़ी है, ये हिंदुस्तान है, और हम अनुशासन से काम करते हैं। हम पाकिस्तान की तरह काम नहीं करते, ये इंडियन आर्मी है, और इंडियन आर्मी की तरह ही संविधान काम के करते साथ हैं। संविधान के साथ भी काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आप लोग कोर्ट में नहीं गए अभी तक? नहीं, हमारे जो यहाँ संगठन कार्रवाई है वो कोर्ट में नहीं गए, हम एकता में हैं, हम कोर्ट में क्यों जाएंगे, वो हमको पूछेंगे आके। नहीं, आप लोगों की सुनवाई नहीं हो तो कोर्ट का सहारा ले लो। वो डिसाइड हमारी जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि हमने कोर्ट का सहारा लेना या नहीं लेना है, क्या करना है। ऐसा वो बोलेंगे। अभी हम आप जैसा कि हमसे पूछ रहे हैं कि आप कोर्ट में क्यों नहीं गए, कोर्ट में नहीं है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, तो हमारी जो ये पूर्व सैनिक सेवा परिषद है वो सब ने कम्बिनेशन करके एक फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाया है, और जैसे ही उनके अध्यक्ष चेयरमैन वगैरह हमें आदेश देंगे वैसे कार्य होगा। एक कैंप तो आप लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है जो यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट करो, एक जो जंतर मंतर में दूसरी जगह कल लगा हुआ था, तो दोनों अलग अलग क्यों चल रहे हैं? एक ही है वो ऐसे ही बैठ गए, तो अभी कहाँ है देखो, बताओ मुझे। हाँ, वो आगे कल वो ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मतभेद तो नहीं है? नहीं, कोई मतभेद नहीं है, पूर्व सैनिक सब एक हैं, एक। ये थे देश के पूर्व सैनिक जिनके हाथ में देश की भागदौड़ थी और सुरक्षा थी। आज अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य की चिंता के लिए आज ये जंतर मंतर पे बैठे, जो सरकार इनकी मांग 61 डेज इनको हो चुके हैं बैठे हुए, सरकार ने अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं की है, ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पे जंतर मंतर पे इनसे मिलने के लिए आया है। और ये कब तक बैठेंगे? लेकिन सैनिकों में तो जोश होता है, जब बॉर्डर पे हाई डिग्री टेम्परेचर में, लो डिग्री टेम्परेचर में जब बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे तो जंतर मंतर पे पेड़ों के नीचे आराम से बैठे। सोचो कितने दिन तक ये बैठ के सकते हैं जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। सर कुछ आप जो कर हम ठीक कर रहे हैं और बैठे रहेंगे, लड़ते रहेंगे आखिर दम तक। बैठे रहोगे? हमने लड़ना है, जब तक बैठ रहे थे पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठ रहे थे 2-3 साल बच्चे छोड़ के बैठे, क्या दिक्कत आएगी? हम चाइना बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर पर बच्चे छोड़ के बैठ रहे थे, यहाँ बैठने में क्या दिक्कत आ रही है हमको? देश के सैनिकों के साथ अगर ऐसा होता, आम जनता के साथ क्या होगा? देखो, देश का सैनिक क्या उन्होंने गलत किया? उन्हें पहले विचार नहीं सोचना चाहिए।
अगर हम अपने नीचे वालों को बच्चों को खाना नहीं देंगे सामने ले जाके तो क्या खाएंगे वो बैठ रहेंगे कहीं अपने बच्चों को कैसे निकाल दिया कि अच्छा क्या उन्होंने तो ऐसे हम लोग बैठे हैं सेवा कर रहे हैं देश की और यहाँ भी देश की सेवा कर रहे हैं आज भी हमसे कहे चलो तो तैयार बैठे हम अग्निवीर को कैसे देखते हैं? अग्निवीर बहुत बढ़िया है बढ़िया है। इसके बारे में हम आपको कोई कमेंट नहीं देंगे। सरकार ने जो फैसला लिया है वो उचित है और सरकार के बारे में हमें करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है अब सरकार से उम्मीद तो हम कैसे कह सकते हैं कब तक जो सरकार सुनेंगे नहीं ऐसी सरकार भी नहीं तो वो जानते हैं नहीं विश्वास हम कर रहे हैं वो होगा वो करेंगे जो कुछ तो करेंगे इस बात नहीं जब लोग बैठे हैं यहाँ तो अगला आदमी सोचेगा कुछ तो सोचेगा नहीं बात थोड़ी नहीं बात होगा जो कमेटी बोलेगी वो होगा। कमेटी करेगी वो करेंगे शीतकालीन धरना देते जो भी रहेंगे। जरूरत पड़ेगी कमेटी जो आदेश देगी ठीक है तो कमेटी जो आदेश देगी वो जंतर मंतर पे किन किन राज्यों से लोग आ रहे हैं? ऐसा है कमेटी ने अभी जो है अलग अलग अभी जैसे कि राजस्थान का नंबर चल रहा है 1 महीने के लिए राजस्थान का तो राजस्थान को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज या संभाग वाइज वहाँ से अभी कल दूसरा राजस्थान का पार्ट आएगा आज बूंदी कोटा है कल टोंक आया था तो ये से 30 अप्रैल तक राजस्थान का है 30 अप्रैल के बाद वो कमेटी वो बताएंगे बता दिया होगा उन्होंने। तो ये थे भूतपूर्व सैनिक जो यहाँ पे जंतर मंतर बैठे अपनी मांगों को लेकर इनकी मांगे कब तक पूरी होती है सरकार कब तक इनकी सुनवाई करते हैं वैसे तो मोदी जी को सबसे पहले इनकी सुनवाई कर देनी चाहिए वो अलग बात है किसानों को 1 साल तक बॉर्डर पर बिठाए तो क्या सरकार या मोदी जी इनको भी 1 साल तक बिठाएंगे तो अलग बात है। तो मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक पहुंचा चैनल को दबके सब्सक्राइब जरूर कीजिए।